दोस्तों सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन जर्नी हो या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर लें, हम लोग मिस्टेक ज़रूर करते हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को सही टाइम पर करेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि हमसे मिस्टेक वो कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन रहेगा इसके अंदर हम लोग उन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। तो आई थिंक आप लोगों को वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोस्तों सेबी ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन है डिटेल्ड वाला जो है आप लोगों को 30 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया जॉब है, सैलरी काफ़ी बढ़िया है, अलाउंसेस काफ़ी बढ़िया, बेनिफिट्स काफ़ी सारे मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर। पोस्टिंग्स मुंबई में आपको मिलने वाली है ना। तो हर वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है जो आप सोच रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसके बड़े बड़े परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, है ना। तो वहीं आज इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मिस्टेक्स भी देखेंगे और उनको किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कई सारे बच्चे करते हैं, है ना, वो ये होती है दोस्तों कि जैसे ये तो खैर अपना क्या है कि एक सफ़र है कि आप लोग इनिशियल पोस्टिंग जो होगी आपके ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप ज्वाइन करने वाले हो सेबी को। उसके बाद में मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो काफ़ी बड़ा सफ़र है ये, है ना। आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन पहले यहाँ पर एंट्री तो करना पड़ेगी ना, है ना। और हो सकता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम लोग कर रहे हैं उस वजह से अपन यहाँ पर ही इंटर ना कर पाए, तो वहाँ तक का सफ़र कैसे होता है होगा, ठीक है। सो देखिए मिस्टेक्स की अगर दोस्तों अगर बात कर ली जाए और उनको किस तरह से अवॉइड किया जाए, तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न को ही प्रॉपर समझते नहीं है कि आखिरकार एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कई सारे बच्चे गलती करते हैं और बस लग जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो भाई पहले आपको एग्जाम पैटर्न को प्रॉपर समझना है, उसके सिलेबस को समझना है, पीवाई के उसको अच्छे से देख लेना है ना, कि किस लेवल के किस सेशन में मतलब किस फेज में क्वेश्चन बनते हैं। जो अपना फेज 1 होता है बेसिकली उसमें 2 पेपर आपके आते हैं, है ना। तो फेज 1 में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। फेज 2 की अगर बात कर लें, फेज 2 जो होता है आप लोगों का, है ना, उसका जो पेपर 1 है और पेपर 2 उसमें क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। जैसे फेज 1 यहाँ पर क्वालिफाइंग है, फेज 2 और फेज 3 जो इंटरव्यू वाला पार्ट है आप लोगों का, है ना, फेज 3 वाला पार्ट, उसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर डन होता है बेसिकली, है ना। आपके पास जो जैसे अगर बात कर ले फेज 1 की, तो फेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, हर पेपर 100 मार्क्स का है और फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है आप लोगों का। फेज 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 2 पेपर्स होते हैं, है ना, जिसमें पहला पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होता है और दूसरा पेपर किसका होगा, जिस किसी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। और जनरल के लिए जनरल स्ट्रीम वाले जो बच्चे उनके लिए वो कॉमर्स इकोनॉमिक्स वाला पार्ट रहेगा बेसिकली, ठीक है, और एक इंटरव्यू वाला पार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो सोचते हैं कि सर जो बच्चे जो कॉमर्स स्ट्रीम और ये नॉन कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, नॉन कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे सोचते हैं कि सर हम लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर सोचा करो कि मैं इस एग्जाम के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखोगे ध्यान से, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या कहा गया है कि देखिए सबसे पहले जो जनरल स्ट्रीम के लिए जो अप्लाई करते हैं बच्चे, तो खैर मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन कर रखा है एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बैचलर डिग्री इन लॉ, अगर लॉ के अंदर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और देखिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहां पर कोई स्पेशल स्ट्रीम मेंशन नहीं करी गई है कि आपने इंजीनियरिंग किस स्ट्रीम से किया है। आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इंजीनियर्स हैं, तो भाई आप लोग के लिए तो वैकेंसी है। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रॉपर इसका सिलेबस है, उसको उस पर काम करना है आप लोगों को, उसको अच्छे से करना है, कवर करना है बढ़िया तरीके से, सिंपल सी बात है, हो जाएगा काम, ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखला करो। लीगल के लिए तो खैर बैचलर डिग्री चाहिए आपकी लीगल के अंदर, और IT बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये सारा का सारा पार्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों जो एक मिस्टेक होती है बच्चों से, आप में से कई सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो फेज 1 तो क्वालिफाइंग है ना, उसको जस्ट क्वालिफाइंग की तरह ट्रीट करते हैं, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना। पर वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं, उसको क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंपलसरी है। उसको अगर क्वालिफाई नहीं करोगे आप लोग तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो फेज 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आप लोग के इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, क्वांट को हो गया, इनको ज्यादा हल्के में मत लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फेज 1 का जो पेपर 1 है उसके अंदर आपको 30% का कट ऑफ निकालना है। अब 30% का कट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर निकालना है, 3 तो ये हो गए और एक जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया, है ना। तो बिल्कुल हल्के में मत लेना कि बस ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम लोग फिर ये सोच के अगर रह जाएंगे ना जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, तो फिर वो निकल नहीं पाएगा और उस वजह से फिर आप लोग
डिसक्वालीफाई हो जाओगे एक तरह से, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इस तरह से ट्रीट ना करें, जस्ट क्वालिफाइंग की तरह बिल्कुल ना ट्रीट करें आप लोग फेज 1 को, है ना, है ना। और फेज 1 के स्पेशली पेपर 1 को, और फेज 1 का जो पेपर 2 है वो आप लोगों का, वो तो खैर इसके अंदर ये जर्नल स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारा का सारा पार्ट रहेगा। और ये सारा का सारा पार्ट फेज 2 में, पेपर 2 में भी रहने वाला है आप लोगों का, है ना। तो इसको तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, और इस वाले पार्ट को भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, इसको भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हम लोग आराम से अपना 30% का जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक जो बात करते हैं वो एक अनबैलेंस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, है ना। अनबैलेंस्ड प्रिपरेशन मतलब क्या, कि जैसे अगर पेपर 2 की भी अगर बात कर ले तो आपको पता है कि सेबी के अंदर ये जो पेपर 2 का पार्ट है, फेज 1 में, फेज 2 में सेम सब्जेक्ट्स है ना। तो सोचते हैं बच्चे कि मैं सर अभी तो सर इतना पढ़ लेता हूँ, फेज 2 के लिए मैं थोड़ा और पढ़ लूंगा। भाई अभी से प्रिपरेशन को उस तरह से अपने आप को बनाकर चलिए, ताकि फेज 2 में भी अगर आप मतलब फेज 2 के लिए क्वालिफाई अगर हो जाओ तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए अपने को थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करते चलो, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने आपको उसके लिए प्रिपेयर करते चलो, है ना। तो एक बैलेंस्ड आपको प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, है ना, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी मेनली, ठीक है। उसके अलावा जो गलती जो एक समझ में आती है हम लोगों को, वो होती है दोस्तों की स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी। मतलब क्या, कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देखने में टाइम खराब कर देते हैं। आप लोग देखो, स्ट्रेटेजी देखिए, स्ट्रेटेजी देखने के बाद में क्या करना है कि प्रॉपर एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में अपना टाइम टेबल फिक्स करना है, अपना स्टडी प्लान प्रॉपर बनाना है आपको, कि मुझे कब क्या पढ़ना है। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, देखो जो आपको कंफर्टेबल टाइम लगता है, जिसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर मतलब अच्छे से एफिशिएंसी के साथ प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर स्टडी करो। अगर आप लोग पेड कोर्सेज के थ्रू भी पढ़ते हो तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं सेम डे पर, तो उसको आप जो मर्जी जब मर्जी तब देख लो, दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम देखो, जब आपकी मर्जी है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। कई सारे बच्चे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं करते हैं, वो बस लगे रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर वे में अपना एक प्रॉपर एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना दोस्तों, तो टाइम हमारे पास निकल कर भी आता है और हमें पता भी चलता है कि यार मेरा कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तक आप लोग उसका प्रॉपर एक स्टडी प्लान नहीं बनाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, और टाइम ऐसे ही निकलता जाता है। जैसे मनी मैटर के बारे में बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो पैसा वो कहाँ जा रहा है। कई सारे लोग आपने देखे होंगे, बोलते होंगे, खैर होंगे आपके कोई भी ऐसे यार दोस्त, अगर आप वर्किंग हो आप में से कोई, तो कि बोलते यार मेरा पैसा इतना आता है लेकिन पता ही नहीं चलता मेरे को कहाँ जाता है पैसा, क्योंकि आपने उसकी पूरी प्रॉपर बनाई नहीं लिस्ट कि मैं कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ कितना इन्वेस्ट करता हूँ। उसी तरह से टाइम भी है, पता रहना चाहिए कि अपनों का टाइम कितना जा रहा है, हमारा मोबाइल पर टाइम कितना जा रहा है, स्क्रीनिंग टाइम कितना जा रहा है आप लोगों का, पढ़ाई वाला टाइम कितना जा रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों आपका कि प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाए, आप लोग स्टडी प्लान बनाए, स्ट्रेटेजी अपनी बनाइएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से काम नहीं चलता है जब तक हम खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, है ना। और टाइम टेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइएगा, एक बोलते हैं ना रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइएगा जिसको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओ, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों जो एक मिस्टेक होती है, ये कई सारे बच्चे करते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपरेशन करना, ढेर सारी PDF इकट्ठा करना, है ना, अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल्स हो गए, अलग अलग तरह की बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई, उनको डाउनलोड कर लिया। तो ये ध्यान रखो, हमें ढेर सारा कचरा बोलते हैं ना, उसको इकट्ठा नहीं करना है ना, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होता है, हमें क्वालिटी चीज़ों पर काम करना है, कि मुझे क्वालिटी जो है मटेरियल चाहिए, कि क्वालिटी मटेरियल हो, है ना, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा आप लोग इधर उधर भागो ना, आप लोग थोड़ी रिसर्च कर लो मार्केट में एक बार अच्छे से, कि कहाँ पर बेस्ट कंटेंट हमें मिल जाएगा, कहाँ से ऐसे एजुकेटर्स हैं जो हमें प्रॉपर गाइड कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, इस एग्जामिनेशन को हमें क्वालिफाई करा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एजुकेटर्स हैं। तो उसके लिए आप लोग प्रॉपर आराम से एक्सप्लोर कर लो ना चीज़ों को, पहले रिसर्च कर लो अच्छे से। रिसर्च करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये लोग जो हैं मेरा सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो बस फिर उनके साथ लग जाइएगा, ठीक है। और एक बार अपना ट्रस्ट बनाकर रखो तो फिर लगे रहना उनके साथ में, जैसा वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अपने काम करते चलेगा बेसिकली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है, सिलेक्टिव रहना, अपने आप को सिलेक्टिव रखना है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक जो पार्ट है, जैसे कि यार जो हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आपको बोला, क्योंकि फेज 2 में जब जाओगे आप लोग, तो पेपर 1 जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेगा सारे बच्चों के लिए, सारी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में शुरुआत में काम नहीं करते और बाद में फिर उतना काम हो नहीं पाता उस पर, क्योंकि ऑनलाइन तो ये ऑनलाइन वाला पार्ट है, ऑफलाइन तो होगा नहीं है ना, जहाँ पर आपको टाइपिंग वाले पार्ट पर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे राइटिंग वगैरह जो भी होगी वो
ऑनलाइन टाइपिंग करके करोगे आप लोग, तो आपकी ग्रामेटिकल में एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों की नहीं होना चाहिए, स्पीड प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों की। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो शुरू में कुछ करते ही नहीं इसके लिए, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ना कंटेंट बनाना शुरू कर दो इसके ऊपर, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर अगर मुझे मान लीजिए इस सब्जेक्ट्स इस टॉपिक पर लिखने को बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगा, किस तरह से इसको एक्सप्रेस करूंगा बेसिकली, तो उसके बारे में अपने को पहले से पता होना चाहिए, तो थॉट्स आना चाहिए दिमाग के अंदर, है ना। तो बिना प्रिपरेशन के बात नहीं बनेगी दोस्तों इसमें, ठीक। उसके अलावा एक जो हमें और मिस्टेक समझ में आती है ना, वो होती है कि इग्नोरिंग द रिवीजन। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उनको लग रहा है सिलेबस कंप्लीट कर लिया मतलब सब हो गया। भाई सिलेबस कंप्लीट करना से ये नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे मल्टीपल टाइम्स, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें आप लोग, रिवीजन जरूरी है। और उसके साथ साथ ही आपको सेक्शनल मॉक्स, क्विजेज और मॉक टेस्ट पर काम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पर सिर्फ ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिया काम हो गया, नहीं, उसको मॉक टेस्ट को देखो और प्रॉपर उसका एनालिसिस करो कि उस मॉक टेस्ट के अंदर आपने कहाँ पर गलती करी, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया, कहाँ पर आप लोग को जो सिली मिस्टेक्स है उनको अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पर भी काम करना है। तो धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें करोगे ना आप लोग, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, अपने मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा कि रिवीजन के साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, बिना एनालिसिस के काम नहीं चलने वाला, ठीक है। एक दोस्तों जो होती है चीज़ वो होती है इंटरव्यू स्टेज वाली, है ना, कि कई सारे बच्चों को लगता है कि चलो ठीक है अभी तो मैं फेज़ 1 के लिए प्रिपेयर करता हूँ, या फिर मैं अभी फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करता हूँ, इंटरव्यू के लिए बाद में प्रिपेयर करूँगा। तो मेरे भाई इंटरव्यू के लिए भी आप लोग मतलब देखो, इसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। शुरुआत से थोड़ा थोड़ा कम से कम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते चलो। लाइक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि यार इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे। कई सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज है, उनको देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हो। वो बच्चे बता देते हैं कि हमसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया था, टेक्निकल था या फिर बेसिक था, करंट पर था, किस पार्ट पर था। वो इंटरव्यू किसी भी पार्ट पर आपका हो सकता है, तो हमें अपने आप को हर पार्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आप उन्हें ये तो नहीं बोल सकते मैंने तो ये प्रिपेयर ही नहीं किया, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इंटरव्यू राउंड से बाहर होने का मतलब है कि उस बात को मतलब वो जो बच्चा बाहर होता है ना वही फील कर सकता है उस चीज को, ठीक है। आप सोचो कि उसने इतनी प्रिपरेशन करी, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, लेकिन वहां से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, कितना बुरा लगता होगा। तो बेहतर है ना कि अपन अपने आप को पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ठीक है। देखो कभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कई सारे बच्चों के मैं तो यहाँ तक पहुंचूंगा नहीं, या फिर मेरे को लग रहा है मैं तो निकाल दूंगा इसको आराम से, लेकिन बिना प्रिपरेशन के नहीं निकाल सकते उसको, है ना। तो प्रिपरेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू राउंड को भी हल्के में मत लीजिए, कम से कम उसके जो क्वेश्चंस हैं उन पर काम करना शुरू कर दो, कि अगर आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनको आंसर किस तरह से करोगे, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसका टेस्ट होता है मेनली, है ना। और जैसा आप हो वही चीज़ वहां पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत ज़्यादा बनावटी वाला काम वहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले से उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ी जो बात है, वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, है ना। आप में से भी कई सारे लोग होंगे ऐसे कि सर अभी तो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सोचेंगे ये सब चीज़ों के बारे में, अभी से क्या, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात जो कही हमने कई बार सेशन में भी बोली है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। तो मेरे भाई नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, है ना। नोटिफिकेशन तो आना है, तय है। अपने आप को बस उसके लायक बनाना शुरू कर दो, अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो उस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक बात। चलिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो देखिए, 2 4 5 स्ट्रेटेजी वीडियो आपने देखे, हर एक स्ट्रेटेजी वीडियो में वही बात होती है, सब चीज़ों घुमा फिरा कर वही पॉइंट पर आते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो कुछ एक देख सकते हो, उसके बाद में फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने आप पर काम करना शुरू कर दो बस, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करना थे आप लोगों के साथ। अब दोस्तों अगर आपको प्रिपेयर करना है तो या तो सेल्फ कर सकते हो या फिर सपोर्ट स्टडी के थ्रू। सपोर्ट स्टडी के लिए अड्डा 24/7 पर आपके लिए पेड कोर्सेज है, आप उनके थ्रू आपको प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो पेड कोर्स में अभी फिलहाल में क्या है कि जो हम लोग का बैंक महापेक प्लस है, जो कि बैंकिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, और इस पर क्या हो रहा है, आपको ढेर सारे डिस्काउंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं अड्डा 24/7 की तरफ से। इस पर देखो, इस बैंक महापेक प्लस में क्या है, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, आईएफएससी, आरडीए, मतलब रेगुलेटरी बॉडीज के सारे एग्जाम, बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस के सारे एग्जामिनेशन, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन है। और कितने रुपए में, सिर्फ 4199 रुपीज में होगी, और 3x वैलिडिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और उसके साथ साथ ही दोस्तों आपको चांस मिलेगा गिफ्ट जीतने का, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, वॉचेस, और इसके अलावा भी कई सारे अदर
अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, है ना। आपको एनरोल किस तरह से करना है, आपको ये रेफरल कोड यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करिए, है ना, और वहां पर जाकर आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू जाकर भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। अच्छा, एक बार हम दिखा भी देते हैं आप सबको कि देखो एनरोलमेंट के लिए आपको करना क्या होता है। मेनली आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर दोस्तों विजिट करिएगा, है ना। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करिएगा, पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाएं, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पर जाएं। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स आपको नजर आएंगे, कई सारे एग्जाम्स। यहीं पर आपको सेबी का भी एग्जाम नजर आ जाएगा। अगर सिर्फ सेबी के लिए एनरोल करना है तो सेबी वाले पार्ट पर जाइए, और ये सेबी के स्पेशल बैचेस है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। रेफरल कोड सेम ही यूज करना है आपको यहाँ पर भी, है ना, और रेफरल कोड बड़ा सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा है, वो रहेगा Y710। इसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर इनमें एनरोल कर सकते हैं। या फिर यू कैन गो फॉर द बैंक महापेक प्लस, जिसके थ्रू मल्टीपल एग्जाम्स आप लोग कवर किए जा सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज पर ही जाना है, ये रहा बैंक महापेक, और इसके अंदर बैंक महापेक प्लस पर जाइएगा दोस्तों, है ना। ये बैंक महापेक प्लस ये इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, तो आपको इस पर क्लिक करना है ना। यहाँ पर बाय नाउ पर जाना है, और यहाँ एक कूपन कोड लगाना पड़ता है। कूपन कोड क्या होगा दोस्तों, वही सिंपल सा Y710, ठीक है, और इसे कर दीजिएगा अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग और भी कम हो जाएगी जब एप्लीकेशन ऐप से आप इसको परचेस करोगे, है ना, एप्लीकेशन ऐप्स पे, और ये रेफरल कोड आपका लग जाएगा Y710, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।